नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि मास्टर के बच्चे मास्टर, डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर, पुलिस वालों के बच्चे पुलिस में जाते हैं। तो फिर नेताओं के बच्चे नेता क्यों ना बने। हरियाणा यूथ कांग्रेस के चुनाव में भले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप के जो सदस्य हैं, दीपेंद्र हुड्डा की टीम के जो लोग हैं, युवा कांग्रेस में चुनकर आए हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग नेताओं के बच्चे ही हैं। बहुत सारे एक्स एमएलएज के बच्चे जिला अध्यक्ष बन गए हैं, बहुत सारे एमएलएज के बच्चे अपने हलकों के अध्यक्ष बन गए हैं। तो यूथ कांग्रेस के इस चुनाव में नेताओं को अपने बच्चों को प्रोजेक्ट करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। बवानीखेड़ा से पूर्व विधायक और पूर्व मुख्य संसदीय शिवराम किशन फौजी के बेटे विकास भिवानी के जिला अध्यक्ष बन गए हैं। तो ऐसे आप अगर नज़र डालेंगे इस पे सूची पे तो बहुत लंबी चौड़ी ये सूची है और नेताओं के खूब बच्चे यहाँ पर प्रमोट आगे आए हैं। लेकिन और इसमें कुछ लोग हारे भी हैं। जो अध्यक्ष का लड़ रहा था वो पीछे रह गया तो वह उपाध्यक्ष बन गया। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा चर्चाएं जिस चीज़ की हरियाणा में हो रही हैं वो एक हार की हो रही है, और ये हार है ग्रीन ब्रिगेड के जनक जयप्रकाश उर्फ जेपी के बेटे विकास सारण की हार, जो कैथल में जिला अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे थे और उनको हरा दिया युवा ब्रिगेड जो रणदीप सुरजेवाला की है, सतीश चहल ने। सतीश चहल दिल्लोवाड़ी का ये फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ। ये चुनाव जीतने के बाद का फ़ोटो है जो उन्होंने अपनी दादी के साथ लगाया है। और सतीश चहल से ज़्यादा, जीत से ज़्यादा जयप्रकाश जेपी के बेटे विकास सारण की हार की चर्चाएं हैं। हर नेता की एक ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा भी उसी की तरह उस फील्ड में चला जाए, और विकास सारण को एडजस्ट करने की कोशिश जयप्रकाश जेपी काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। लेकिन जींद उपचुनाव में उन्होंने इसकी बरकस कोशिश की, और चूँकि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की टीम के सदस्य हैं, हर चीज़ के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ देखते हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनको खूब इस्तेमाल करते हैं दूसरे लोगों पर छीटाकशी करवाने में। क्योंकि जयप्रकाश जेपी को अगर आप देखें तो वो किसी भी हैसियत में अगर ना हो तब भी वो सुर्खियों में रह जाते हैं। क्योंकि चाहे चौधरी देवीलाल का परिवार हो, चाहे बंसीलाल जी का परिवार हो, चाहे किसी का भी राजनीतिक परिवार हो, और वो किसी पर भी कुछ भी कह सकते हैं। इवन वो 2014 में जब कलैत से विधायक थे तो उन्होंने इतनी जानकारी ना होने के बावजूद सर छोटू राम पर भी एक टिप्पणी कर दी थी, जिस पर तब वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने विधानसभा में उनको जमकर लताड़ा था। और उनकी जो पहचान है वो एक बहुत पढ़े लिखे या बौद्धिक वर्ग से वाले नेताओं में नहीं है। वो लठमार जिसको नेता कहते हैं, कुछ भी बोल दिया और वो सुर्खियों में चल गया, तो इसलिए जयप्रकाश जेपी की ये पहचान है। लेकिन उनके बेटे विकास सारण बड़े सज्जन व्यक्ति बताए जाते हैं, अच्छे युवा हैं वो, लेकिन उनके पिता उनको सेट नहीं कर पा रहे हैं। तो यूथ कांग्रेस के इस चुनाव में सतीश चहल ने उनको बहुत भारी मतों से हरा दिया। अब ये हार जीत तो इस चुनाव में हर जगह पे हुई है, लेकिन जयप्रकाश जेपी इससे खासे भिन्न आए हुए हैं। और ख़ास बात यह है कि वीपी सिंह के चुनाव में वो यहाँ पर हरे कपड़े पहन के हरी झंडी लेकर इलाहाबाद उपचुनाव में गए थे, और तब वो राजनीति की उनकी शुरुआत थी। इसके बाद 89 में वो उनको लोकसभा की टिकट मिल गई जनता दल से, और वो फिर चुनाव वहाँ से जीते, और उसके बाद से वो एमपी भी बने, बरवाड़ा से विधायक भी बने, कलैत से भी विधायक बने, तो और कई बार वो हारे भी हैं। लेकिन उन्होंने चौधरी देवीलाल के परिवार से अपनी राजनीति शुरू की, चौधरी बंसीलाल के साथ हो रहे, ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ हो रहे, अब वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की टीम में हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर नई पार्टी का जो दबाव बनाने वाले जो 3-4 लोग हैं खासकर, वो उन लोगों को यही उम्मीद है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस दिन नई पार्टी बनाएंगे उनमें वो अपने बच्चों को टिकट दिलवा देंगे, और इस दबाव बनाने वालों में जयप्रकाश जेपी भी शामिल हैं। और उनकी जिससे नहीं बनती उसकी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। उनको शायद हरियाणा में कोई पसंद करने वाला
कांग्रेस में तो कम से कम दिखाई नहीं देता है हुड्डा साहब के अलावा। जयप्रकाश जेपी की रणदीप से बिगड़ी हुई है बहुत पुराने समय से, और वो उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं, 2 नंबर पे रहे थे। चौटाला साहब उस चुनाव में 3 नंबर पे रहे थे। और रणदीप सुरजेवाला की जो हैसियत है वो आज जेपी से कहीं बढ़ के है। जेपी की आज कांग्रेस पार्टी में कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं है, लेकिन 2018 में दोनों की राजनीतिक जो दुश्मनियां थी वो ख़त्म हो गई थी, और इस पर लड्डू भी उन्होंने बंटवाए थे। लेकिन अब ये राजनीतिक दुश्मनी फिर से शुरू हो जाएगी, और जेपी ने खुलेआम इसका ऐलान भी कर दिया। कई अखबारों में ये खबर आज छपी भी है। और लेकिन इस ऐलान के बाद जो जिस चीज़ को चर्चा में जो चीज़ ला रही है वो ये है कि 2014 में निर्दलीय वो क्लैश से चुनाव लड़े, जीत गए। 2019 में उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्लैश से टिकट दिला दी, लेकिन वो चुनाव हार गए। 2024 में क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जयप्रकाश उर्फ जेपी को या उनके बेटे विकास को टिकट दिला पाएंगे? क्या रणदीप सुरजेवाला से राजनीतिक दुश्मनी मोल लेकर जयप्रकाश जेपी अपने इस सपने को पूरा कर सकते हैं? हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को कामयाब होता देखे। जयप्रकाश जेपी की भी होगी और होनी भी चाहिए, लेकिन जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं उन समीकरणों में कम से कम मुझे नहीं लगता कि जयप्रकाश जेपी को कांग्रेस पार्टी की टिकट मिलेगी अगर रणदीप सुरजेवाला उनके खिलाफ हों तो। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जयप्रकाश जेपी की कुर्बानी देनी पड़ेगी, और कुर्बानी देने पर वो निस्संदेह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वो तब की सिचुएशन होगी कि क्या होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल 2-3 खड़े होते हैं। एक सवाल तो ये है कि जयप्रकाश जेपी जो हर किसी को, आप किसी पर भी जो छींटा कसी होती है वो आप जयप्रकाश जेपी से कभी करवा लो। अभी एलनाबाद उपचुनाव के बाद बागड़ी और गादड़ी उन्होंने एलनाबाद हल्के के लोगों को कहा था। मतलब आप कुछ भी बोल देते हैं राजनीति में, तो बागड़ी और गादड़ी जैसे कमेंट करने वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को, चौधरी देवीलाल को, चौधरी बंसीलाल को, किसी को नहीं बख्शा उन्होंने। और ख़ास बात यह है कि सबकी पार्टियों में रहे, सब सारी जगह से चुनाव जीते, टिकटें ली, लेकिन फिर वहाँ से छोड़ने के बाद उनको जमकर कोसने वाले नेता हैं जयप्रकाश जेपी। तो पहला सवाल तो ये है कि जेपी का कांग्रेस में क्या फ्यूचर है? क्या जेपी की राजनीति अब ढलान पर है, या फिर वो 2024 तक में कोई टिकट हासिल कर पाएंगे? आप इस कमेंट का ज़रूर कमेंट करें इस पर। आप इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूँगा। आप जयप्रकाश जेपी की राजनीति को किस तरीके से देखते हैं, और क्या वो जैसे हमेशा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये राय देते हैं कि इनको नई पार्टी बना लेनी चाहिए, तो क्या इस तरह के लोगों की राय पर अमल करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी नई पार्टी बनानी चाहिए? इन लोगों का सीधा सीधा मकसद है कि नई पार्टी बनेगी तो वो अपने बच्चों को टिकट दिलवा पाएंगे। तो क्या ये सपना जो है उनका साकार हो सकता है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उनकी राय माननी चाहिए? चूँकि आप राजनीति के बहुत गंभीर श्रोता हैं हमारे चैनल के, और हरियाणा में दूसरे जितने भी चैनल हैं, राजनीति की जितनी गंभीर चर्चाएं इस मंच पर होती हैं वो कहीं कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप ज़रूर इस पर कमेंट करें और बताएं कि इन सारे सवालों के आपकी नज़र में क्या जवाब हैं जयप्रकाश जेपी के बारे में। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हरियाणा की राजनीति के तमाम पहलू आपको इस चैनल पे मिलेंगे। इसके साथ ही 2 एपिसोड हमेशा नियमित रूप से आपको मिलते हैं, और ये एपिसोड है 3 बजे राजनीति की बातें मेरे साथ, जो पुराने समय की बातें हैं, और 8 बजे 8 PM का ये शो है जिसमें हम हरियाणा की वर्तमान राजनीति पर बातचीत करते हैं। और ये 2 तरफा संवाद है, एक तरफा नहीं है, क्योंकि आप इसमें हिस्सा लेते हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट किया करें, मन में मत रखा करें। कई बार जो व्यूअर्स हैं मुझे जब बाहर मिलते हैं तो कहते हैं जी मैं कहना चाहता था पर कहा नहीं। तो ये जो अंदर रखने वाली बातें हैं ये मत करें। अपने जो एक्सप्रेस हैं, अपनी जो भावनाएं हैं, खुलकर बयां किया करें।
और मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि बहुत सारे साथियों ने इतनी बढ़िया जानकारियाँ मुझे दी हैं। कई बार तो मैं सोचता हूँ कि अगर ये यूट्यूब चैनल इस तरह के ना होते तो आप लोगों से इतना संवाद मैं नहीं कर पाता। आप ज़रूर जुड़े रहिए दोस्तों, 3 बजे 8 बजे। इसके अलावा भी हरियाणा की जो भी पॉलिटिकल या सोशो इकोनॉमिकल या हरियाणा के ज़रूरी जितने भी मुद्दे हैं आपको यहाँ मिलेंगे। ख़ास बात यह है कि कोई मैनिपुलेशन नहीं करते हम और किसी तरीके का मिक्सचर नहीं होता, जो है जैसा है। अगर धर्मेंद्र कंवारी आपको विश्वास दिला रहा है तो भरोसा रखिएगा, आपको विशुद्ध चीज़ें ही यहाँ पर मिलेंगी बिना मिलावट के। शुक्रिया, नमस्कार।